हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करते रहिएगा। पढ़ते रहिए। ओके। और मस्ती भी करते रहिए। हम्म। पक्का? तो पढ़ाई करिए अच्छे से। उसके साथ साथ मस्ती भी करते रहिए। एंजॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु उसके लिए टाइम टेबल होना चाहिए। समझ में आया? तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज के लिए। आज क्या है? आज हम कौन सा क्लास पढ़ाएंगे? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ाएंगे? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या पढ़ाएंगे आज हम? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। yesterday I told you guys like for today's class I am going to teach fundamental rights and directive principle of state policy, but around 40 minutes or 45 minutes ago I got a request from one girl. She asked me like, please sir, she had a problem, so she asked me to teach salient features of a Indian constitution. That's why I'm going to teach salient features of a Indian constitution. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? आप लोगों की मदद करने के लिए. So she requested me to teach salient features of Indian constitution because she is facing some problem. That's why today's class जो है किस पर होगा? salient features of Indian constitution. salient features of Indian constitution स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। हिस्टोरिकल नहीं, द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बिकॉज उसके लिए तो अलग क्लास होगी। ओके। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कहाँ से बना, तो मतलब कहाँ से चीजें लाई गई, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा? Constitution of India has been borrowed. Constitution of India has been borrowed from almost every constitution of the world. थोड़ा ध्यान देना क्या मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। Borrowed from almost every constitution of the world. ध्यान देना। She is facing a problem in what? Like solving a prelims question. तो ध्यान देना इसमें क्या है? The Indian Constitution borrowed from almost every constitution of the world. अगर ध्यान दो, अगर यह वर्ड हटा दिया जाए, अगर यह वर्ड हटा दिया जाए और लिखा जाए केवल क्या? borrowed from every constitution of the world. और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed from the every constitution of the world. तो क्या होगा? वह स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्या होना चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed from almost every country, नहीं, almost every constitution of the world. केवल every constitution नहीं होगा, from every constitution नहीं होगा, from almost every constitution of the world. जब भी आप पढ़ो तो ऐसे जब वर्ड जब भी आप लोगों को मिलते हैं प्लीज उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको अंडरलाइन करिए। अब आपको कब समझ में आएगा ऐसा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब समझ में आएगा यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए आपको माइन्यूट लेवल पे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, इसमें क्या पूछ सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया, दो स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट या एक अनदर स्टेटमेंट दे दिया, और नाउ बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन इज गिवन ए बी सी डी। ओके, ए में कुछ दिया, बी में कुछ दिया, सी में कुछ दिया। लाइक ए में क्या दिया? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी में सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी में फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, डी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर रॉन्ग। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, लाइक सेकेंड स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय द यूपीएससी। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट वर्ड नहीं है वहां पर, तो क्या होगा? दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। समझ में आ गया? बट उस केस में अगर ऐसा दिया हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट टाइम दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक शब्द का खेल देखो, एक शब्द के कारण ये पूरा स्टेटमेंट सही हो सकता है, एक शब्द के कारण पूरा स्टेटमेंट
गलत भी हो सकता है। तो जब भी आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन करिए, ओके, तो उस पर ध्यान, ऐसे शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब भी कभी आपको ओनली मिल रहा है, मोस्ट मिल रहा है, तो ऐसे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट है और जो इसकी स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब उसकी आत्मा जो है, वो अपने आप में क्या है? यूनिक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अपने आप में क्या है? यूनिक है इन कंटेंट्स एंड स्पिरिट में। समझ में आ गया? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर फाउंडिंग फादर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना, कौन से शब्द पे ज्यादा फोकस करना है उस पर ज्यादा ध्यान देना। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी आपको मेंस लिखने का चांस मिलेगा। इस प्रीलिम्स से क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो प्लीज आप ऐसे ऐसे शब्दों पर जरूर फोकस करना। पक्का समझ में आ गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेवरल फीचर्स। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेवरल फीचर्स that distinguish itself from the constitution of a other country. For example, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, सुनो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बावजूद भी देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ अदर कंट्री। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने ऐसे ऐसी ऐसी चीजों को दूसरे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और उसको डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि उसको यूनिक बनाता है। अंडरस्टूड नॉट? पक्का? नो प्रॉब्लम? ओके, सो इन salient feature of Indian constitution has been changed so many times. For example, since 1951, जब when we adopted the constitution, after that so many times constitution got amended. Whenever the amendment has been done, that time there was some changes in the salient features of the Indian Constitution. What are those important amendments has been done? Like 7th Constitutional Amendment Act, 44th Constitutional Amendment Act, 42nd Second Constitutional Amendment Act, 73rd Constitutional Amendment Act, 74th Constitutional Amendment Act, and 97th Constitutional Amendment Act. These and so many. Okay, so जब भी amendments होते हैं उसके कारण डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंजेस इन द salient features ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता है यूपीएससी, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन salient features of the Indian Constitution never changed. तो ध्यान देना, ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे देगा? ओके, बेस्ड ऑन दैट दे कैन आस्क व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आप डीपली पढ़े हो, माइन्यूट लेवल पढ़े हो, तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया? सिंस द फॉर्मेशन एंड अडॉप्टेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन salient features of the constitution never changed. Salient features of the Indian constitution changed so many times. So that statement was wrong. Understand? That statement is what? Is wrong. Understood? पक्का? अब थोड़ा सा 42nd constitutional amendment के बारे में जान लेते हैं। 42nd, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा डिटेल। ओके, 42nd constitutional amendment has been done in 1976. ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? और एक कब हुआ था? 1976 में, ड्यूरिंग द इमरजेंसी समय। ओके, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डन। अमेंडमेंट मतलब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब व्हाट? लाइक पार्लियामेंट द्वारा चेंजेज हो रहा है। ओके, अंडर द आर्टिकल 368। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है। ओके, तो पार्लियामेंट उससे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो बिल पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास होगा, उसको क्या बोलेंगे बाद में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसको बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं? Because important and large number of changes has been done in the constitution. Important and large number of, ध्यान देना, important and large number of changes has been done in the constitution.
has been done in the constitution. बहुत बड़ी मात्रा में इसमें चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. समझ में आ गया. उससे 3 साल पहले इन 1973 इन केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं. केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट जितनी बार चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करेगा तो उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट विल कम इनटू द पिक्चर एंड बोलेगा बेटा दिस इज नॉट राइट थिंग एंड नलिफाई कर देगा उसको. समझ में आ गया. ओके. तो इन 1973 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप जितनी बार चाहो उतनी बार अमेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच करोगे तो सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आएगा. और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में. अभी हम लोग पूरा फोकस करते हैं क्या, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गॉट इट. तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में पहली बार सुना गया था तो पता होना चाहिए. केशवानंद भारती केस में कब हुआ था, 1973 में हुआ था, तो पता होना चाहिए अच्छे से. मेंस के लिए पूछा जा सकता है व्हाट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द केशवानंद भारती केस, जो भी हो. ओके. अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है. व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा इंडियन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड में. व्हाट इट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सब लिख दे रहा हूं मैं. ओके. जिससे कि आप लोग पढ़ सको. लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. फर्स्ट. Second, drawn from the various sources. Drawn from the various sources means what? It has been borrowed from the so many parts of the constitution, borrowed from the different constitution. Okay, different constitution of the other countries. Okay, it has been borrowed from the constitution of the other countries, and it has been taken from so many parts of the constitution has been taken from the Government of India Act of 1935. Okay, अब Government of India Act of 1935 क्या होता है उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. समझ में. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस. अब वेरियस सोर्सेस का मतलब क्या हो गया, लाइक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रेंज ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, परंतु थोड़ा सा जान लो. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड विद अ सिंपल मेजोरिटी, बट सो मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके कैन बी अमेंडेड विद अ स्पेशल मेजोरिटी. ओके. तो स्पेशल मेजोरिटी जहां आती है वहां रिजिडिटी हो जाता है, जहां थोड़ा सिंपल मेजोरिटी आती है वहां फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है थोड़ी सी. ओके. तो इसलिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. ओके. फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस मीन्स व्हाट. फॉर एग्जांपल, सेंटर स्टेट के काम में दखल नहीं देगा, स्टेट सेंटर काम में दखल नहीं देगा. बट अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आ जाए तो पूरा का पूरा उस समय पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में चला जाएगा, सेंटर के हाथ में चला जाएगा. इसलिए क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. ओके. अब क्या है उसको डिटेल में अच्छे से बाद में नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे अच्छे से. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट.
फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? ओके, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, तो क्या सिंथेसिस मतलब दोनों का ब्लेंडिंग है। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी मतलब पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, पर जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब जुडिशियरी जो है लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सुप्रीम रहेंगे। समझ में आ गया? व्हाट इट नेक्स्ट क्या है? ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दिस इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है डायरेक्टली। द यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू what are the salient features of the Indian Constitution in prelims. Okay, तो 4 ऑप्शन दे नहीं, मेन से पूछ देगा what are the salient features of the Indian Constitution. Okay, explain in detail, ऐसा पूछ देगा। But here they are not going to ask what is the salient features of the Indian Constitution. 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से नो, उसके अंदर जो होगा ना उससे यूपीएससी क्वेश्चन निकालेगा। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बाद में देखते हैं। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल राइट इज द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एवरी ईयर प्रीलिम्स में, मेंस में यूपीएससी इज आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जब भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अच्छे से माइन्यूट लेवल में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। समझ में आ गया? तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट, और इमरजेंसी प्रोविजन में क्या क्या पढ़ना हो तो अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। सेक्युलर स्टेट, थ्री टियर गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट बॉडीज, independent bodies. Okay, so these 16 are the salient features of the Indian Constitution. Okay, it is very very important from mains point of view as well as the prelims point of view. Mains point of view means you have to study in the broader level. Prelims में each and every points के अंदर, each and every salient features के अंदर डिटेल में पढ़ना है। Understood? Okay, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। These are the salient features of the Indian Constitution. फर्स्ट हम लोग पढ़ने हैं क्या? लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट salient features क्या है? लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बारे में
अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा। ओके, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट, दे यूज्ड टू फिनिश द एंटायर इंडियन पॉलिटी in a month, in a 1.5 month, but I was not able to finish like more than 30% in a 2 months, 3 months, like that. Okay, so I used to study the Indian polity in very detail. Okay, so आपको ऐसे ही पढ़ना है, because I never used to face any problem in UPSC question related to the Indian polity, because जब भी मैं पढ़ता था each and every point को डिटेल में पढ़ता था। समझ में आ रहा, आप लोगों को ही करना है, तो आराम से यू हैव टू स्पेंड द टाइम इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी, स्पेशली रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आराम से ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी तरह है, अमेरिकन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, बिकॉज अमेरिका भी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज ऑल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अमेरिकन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, but unlike the British Constitution. Why? Because British Constitution is unwritten. Why it is so lengthiest? Because it is very comprehensive. Lengthiest इसलिए है, okay? There are so many reasons. Because it is very comprehensive. Very comprehensive. Each and everything को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. Okay? Very comprehensive. पूरे चीजों को, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको इलेबोरेट किया गया है। ओके, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेल डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया? ओके, सो क्यों? क्योंकि इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और उसको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेबोरेट किया गया, उसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट है। दीज आर द रीजंस बिहाइंड द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। इन 1947 अगर पूछा जाए, इन 1949, ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी how many articles were there, what are the parts were there, how many parts were there, how many schedules were there, तो in 1949, तो 1949 में preamble were part of the what, preamble जो था constitution का क्या था, parts था। आज भी parts है, there were so many cases उसमें बोला गया है कि preamble was not part of the constitution, but in so many cases preamble was the part of the constitution. Finally preamble is the part of a constitution. Okay, जब भी आपको क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर मिलता है तो उस पर ध्यान दीजिए, preamble जो है इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द constitution. और इनिशियली हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर, 395 आर्टिकल्स वर देयर। हाउ मेनी schedules वर देयर, 8 schedules वर देयर। हाउ मेनी पार्ट्स में डिवाइड था वो, 22 पार्ट्स में डिवाइड था इन 1949। बट प्रेजेंट टाइम में कितना है, प्रेजेंट टाइम में preamble is still part of a constitution. Okay, and nearly 470 articles are there, and how many schedules are there, 12 schedule है, and how many parts are there, 25 parts हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 4 parts, okay, 4 parts were added to the constitution, but not any parts were deleted from the constitution. मतलब some parts were added but delete कभी नहीं किया गया है, some parts were added, हमेशा ऐड किया गया। मतलब यूपीएससी पूछ सकता है कि हमेशा लाइक स्टार्टिंग में कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, लेटर ऑन क्या हुआ, 3 parts were added, नहीं,
ओके, फर्स्ट क्या था, वन पार्ट को डिलीट किया गया, ध्यान देना कैसा स्टेटमेंट देगा, ऐसे चीजों को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना। वन पार्ट को डिलीट किया गया और 4 पार्ट्स को ऐड किया गया। जब 1 पार्ट्स को डिलीट किया इसमें से तो कितने हो गए 21, और 4 पार्ट्स को ऐड किया गया तो कितने हुए 25, ध्यान देना, और 4 स्केड्यूल्स को ऐड किया गया। एंड सम ऑफ द आर्टिकल्स वर डिलीटेड। स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टेटमेंट दे सकता है, ओनली लाइक 75 नियरली 75 आर्टिकल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, some of the articles were deleted and some of the articles were added to the constitution. Such type of statements यूपीएससी दे सकता है, यूपीएससी कुछ भी दे सकता है, तो आपको इसका ध्यान देना है while studying. ओके, समझ में आ रहा है, पक्का, नो प्रॉब्लम। What are the factors which is responsible for the elephantine size of a Indian constitution? मतलब huge size of the Indian constitution के पीछे क्या क्या factors हैं? What are the factors which is very very important? Factors responsible for the elephantine size of the constitution. कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बहुत ब्रॉड है, ओके, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, सोचो क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। अगर कंट्री को देखोगे आप तो कंट्री हमारा क्या है, इट इज वेरी वास्ट, बहुत ब्रॉड है, ओके, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा ब्रॉड है और इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हो कि एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, जियोग्राफिकल फैक्टर इज द रीजन बिहाइंड द जियोग्राफिकल फैक्टर इज द वन रीजन बिहाइंड द एलिफेंटाइन साइज ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमारी जो डाइवर्सिटी है, इट इज हमारे कंट्री की जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और हमारा कंट्री जो है इट इज वेरी ब्रॉड, इट इज वेरी वास्ट, ओके, because of the vastness of our country and its diversity, okay, our Indian our constitution has size is huge, understood? हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज है, ओके, कंट्री के वास्टनेस और इसकी डाइवर्सिटी के कारण बहुत ब्रॉड है, ओके, तो ध्यान देना। तो फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिफेंटाइन साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट फैक्टर क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या लिख सकते हो, वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, कंट्री का जो कंट्री बहुत बड़ा होने के कारण और इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के कारण जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रॉड है, मतलब बड़ा है, ह्यूज है इन साइज। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द हिस्टोरिकल फैक्टर्स? अगर देखा जाए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सो मेनी पार्ट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बहुत ब्रॉड है, ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ह्यूज है इन साइज, समझ में आ गया? तो एक जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया, एक हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया, तीसरा क्या हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोथ सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जितने भी स्टेट्स हैं और सेंटर है, सेंटर जो हमारा है और जितने भी स्टेट्स हैं उसका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द एलिफेंटाइन साइज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। व्हाट इट, समझ में आ गया? अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो ईच एंड एवरी स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इट इज नॉट लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस प्लैनेट। अंडरस्टूड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस प्लैनेट। व्हाट इट? लास्ट वन, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज।
ओके अगर देखा जाए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मैक्सिमम लोग किस क्षेत्र से बिलोंग थे? मैक्सिमम लोग जो थे वो लॉयर थे, ओके एडवोकेट थे, तो अपना दिमाग लगाते थे, ईच एंड एवरीथिंग को क्या करते थे, डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिए। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज है वो क्या है, एलिफेंटाइन साइज हो गया है, बहुत ब्रॉड हो गया है। ओके तो दीज आर द 4 फैक्टर विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिफेंटाइन साइज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 4 फैक्टर हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर it is one of the most important factor, historical factor also, because most of the things in our constitution has been borrowed from where? Government of India Act of 1935, और Government of India Act of 1935 जो है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, तो ये भी एक रीजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रॉड होने में। व्हाट इट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर और स्टेट दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, सेंटर और स्टेट दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ही है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। समझ में आ गया। एंड लास्ट वन, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। सो वकील थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम लोग, तो अपना दिमाग लगाते थे, और इसी कारण जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया। व्हाट इट समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है, शासन करने का जो तरीका है, प्रिंसिपल सिद्धांत है, केवल उसी को अपने अंदर नहीं रखा है, उसके साथ साथ क्या रखा है, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। जो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। क्या क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ governance and detailed administrative provisions. So this is also one of the reason, because of this हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज क्या है, एलिफेंटाइन इन साइज, मतलब इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इट, ऐसा यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट पे आपको महारत हासिल होनी चाहिए, डीप में पढ़ना है आपको, इन डेप्थ यू हैव टू स्टडी, और जो भी मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स मिले उसको अंडरलाइन करिए, बार बार उसको समझिए, कोशिश करिए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। आफ्टर 1 week आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इन द क्लास ओनली। ओके समझ में आ गया, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड द डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन इज आल्सो देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके साथ साथ क्या है, सम ऑफ द मॉडर्न जो कंट्री है, सम ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, वो कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो जो कुछ प्रोविजंस है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन एंड पॉलिटिकल कन्वेंशन के ऊपर रख देते हैं। ओके समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। सम ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री वो क्या करते हैं, सम ऑफ द जो प्रोविजंस है उनका, सम ऑफ द प्रोविजंस दे लेफ्ट आउट फॉर द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन एंड पॉलिटिकल कन्वेंशन। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये सब जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का काम है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस में डाल दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया है। बात समझ में आ रही है। सम ऑफ द प्रोविजन जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर को दे दिया है और पॉलिटिकल कन्वेंशन पे छोड़ दिया है, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया है। बिकॉज ऑफ दिस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज है वो एलिफेंटाइन साइज का हो गया है। समझ में आ गया, सब कुछ डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया, सब कुछ। तो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट दे सकता है यूपीएससी। ओके, सम ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री has left out some of the provision for the ordinary legislation and political convention, but Indian constitution has taken everything inside that, inside. Okay, in India everything is written in the Indian constitution. समझ में आ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब इंसर्ट किया गया, बट मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करी है, उसको छोड़ दिया किस पे, ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल कन्वेंशन के ऊपर। तो ये भी एक रीजन है, इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डालने के कारण क्या हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ो, ओके, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना,
क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप छोड़ोगे, जो टॉपिक आप छोड़ने की कोशिश करोगे उसी से उठा के क्वेश्चन पूछ देगा। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, salient features of the Indian Constitution, क्या क्या पढ़ना है, lengthiest written constitution, okay, drawn from various sources, okay, and after that blend of rigidity and flexibility, parliamentary form of the government, integrated and independent judiciary, like that fundamental right, guiding principle of state policy, single citizenship, universal adult franchise, emergency provisions, 3-tier government, independent constitutional bodies, this type of thing वो पढ़ लेंगे, okay, ऊपर ऊपर सब पढ़ लेंगे, okay, that's why more than 95% student they face the problem in the Indian polity, mainly constitution के अंदर। बस डिटेल, ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप लेकर साथ में पढ़ोगे तब जाकर आपको समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का तरीका आप चेंज कर पाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आएगा आप उसको सही से कर लेंगे, नहीं तो हवा हो जाएंगे यूपीएससी के सामने, लगेगा नहीं, हवा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आराम से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को साथ में लेकर बैठिए, ओके। जब इसको पढ़ रहे हो तो सिंपल सा तो यूपीएससी क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिलेटेड टू द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेक करिए, अकॉर्डिंग टू दैट स्टार्ट स्टडिंग, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, तो पढ़िए, देखिए सफलता आपके हाथ में आएगा पक्का, यू विल फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, यूपीएससी मेरिट लिस्ट, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पहले प्रीलिम्स तो क्लियर करिए, साथ ही साथ आप मेंस का तैयारी करिए, पहले प्रीलिम्स क्लियर करिए। मोर देन 95% स्टूडेंट दे गेट रिजेक्शन इन द प्रीलिम्स ओनली, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ गया आप लोगों को ये जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, ओके। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ओके, पक्का। बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा, मस्ती भी करिएगा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जो है ना उसको दबा जरूर दीजिएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा समय समय पर, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।